प्रधानमंत्री जी भी बाहर संसद से बाहर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। ये कहते हैं कि विदेशों में भी गए, अमेरिका गए, कि हमारे देश में एक आईआईटी और एक आईआईएम हर साल बन रहा है, परंतु संसद में कह दिया कि कोई भी नहीं बना। तो ये संसद में कम से कम विशेषाधिकार हनन की तो बात आएगी। आज बीजेपी या उनके जो पूंजीपति आका हैं वो पहले से ही डरे हुए हैं। इतने सहयोग 46 सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद भी उन्हें 66% मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। बहुसंख्यक रूप से बहुमत से बीजेपी के विरुद्ध हैं और बीजेपी की आज भी आप देख रहे हैं कि हम किसी भ्रष्टाचारी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। कहाँ नहीं छोड़ेंगे? बाहर, बीजेपी से बाहर नहीं छोड़ेंगे। सबको ईडी या उनके नोटिस भेज के सबका बीजेपी में स्वागत हो रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है, संवैधानिक पदों से नवाजा जा रहा है, लाभ के पद दिए जा रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष पर यह आरोप है कि वो संसद नहीं चलने दे रहा। सरकार ये आरोप लगा रही है। फिलहाल तो संसद की जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा जाए। क्या ऐसा संभव लगता है वाकई, या फिर सरकार इस विपक्ष के नाम पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है? देश में जो मतदाताओं ने या ईवीएम के माध्यम से जो बहुमत से जनप्रतिनिधि चुनकर आए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के अनुसार, वो बीजेपी और उसके जो 46 अनुषंगिक संगठन हैं या पार्टियां हैं उनको बहुमत मिला और बहुमत भी प्रचंड है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वो सारे के सारे बीजेपी के और उसके संगठनों के हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में भी जो अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है तो ये अपने आप में ही एक आक्रमण्यता है, जो अपने आप को, अपनी कमजोरी को स्वीकार करने के बजाय या देश से क्षमा मांगने के बजाय या संसद में अपने आप को सही से प्रस्तुत करने के बजाय नकारात्मक तरीके से अपने आप को पेश करके विपक्ष को ही दोषी ठहरा रहा है। देश ने, देशवासियों ने, देश के मतदाताओं ने सिर्फ विधायिका के सदस्य चुने, जनप्रतिनिधि चुने और वो देश के जनप्रतिनिधि हैं। संसद में कोई ही दल या राजनीति नहीं है, सिर्फ बहुमत की राजनीति, बहुमत दल का नेता सरकार का संचालन करता है जो कार्यपालिका प्रमुख कहलाता है। तो वहाँ विपक्ष कहकर विपक्ष जो देश का प्रचंड बहुमत, देशवासियों का प्रचंड बहुमत, क्योंकि बीजेपी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं 46 पार्टी, उनके विरुद्ध लगभग 66% मतदाताओं ने उसको नहीं चुना। 66% मतदाता बीजेपी को पसंद नहीं करते। तो जिसका प्रतिनिधित्व विपक्ष, जिसको बीजेपी कहती है, वो करता है, तो उसकी बात को अनसुना करना, उनके बीजेपी जो देश के प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष है, कोई भी विपक्ष है, हम भी तो हैं, देश से सवाल कर रहे हैं, तो हमारी बात को विपक्ष कह के थोड़ी नज़रअंदाज किया जाएगा। संसद में सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही तो वो कहने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी बाहर, संसद से बाहर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। ये कहते हैं कि विदेशों में भी गए, अमेरिका गए, कि हमारे देश में एक आईआईटी और एक आईआईएम हर साल बन रहा है, परंतु संसद में कह दिया कि कोई भी नहीं बना। तो ये संसद में कम से कम विशेषाधिकार हनन की तो बात आएगी। विशेषाधिकार जो संसद के हैं, सांसद के तौर पर हैं, जो संविधान की शपथ ली है, वहाँ कम से कम रिकॉर्ड तो होगा। तो वो इस रिकॉर्ड से बचना चाहते हैं। आज तक जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कभी भी जो स्वतंत्र मीडिया है उसका फेस करने की सामर्थ्य उनके पास नहीं है। संसद को फेस करने की सामर्थ्य उनके पास नहीं है। सिर्फ विपक्ष कहकर या तुमने वो किया था और अपनी गलती को अस्वीकार करना। और जबकि संसद या लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना। विपक्ष पे कह के कि तुमने ऐसा किया था तो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो, परंतु सरेआम से स्वीकार करो, इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए।
अब क्या लगता है आपको कि एक तरफ विपक्ष ने एक इंडिया करके एक संगठन बनाया है जो बीजेपी यानी एनडीए को सामने एक तैयार किया हुआ एक संगठन है, क्या लगता है कि इंडिया वाकई एनडीए पर इतना हावी हो जाएगा या चुनाव में उसे मात दे पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या लगता है कि वाकई ये प्रभावी होगा और ये एक अच्छा कदम है कि अगर एनडीए वर्सेस इंडिया हो? आज बीजेपी या उनके जो पूंजीपति आका हैं वो पहले से ही डरे हुए हैं। इतने 46 सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद भी उन्हें 66% मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। बहुसंख्यक रूप से बहुमत से बीजेपी के विरुद्ध हैं और बीजेपी की आज भी आप देख रहे हैं कि हम किसी भ्रष्टाचारी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। कहाँ नहीं छोड़ेंगे? बाहर, बीजेपी से बाहर नहीं छोड़ेंगे। सबको ईडी या उनके नोटिस भेज के सबका बीजेपी में स्वागत हो रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है, संवैधानिक पदों से नवाजा जा रहा है, लाभ के पद दिए जा रहे हैं। तो इतनी अनैतिक राजनीति, इतनी असंवैधानिक राजनीति, इतनी अराजकता की राजनीति पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। और जबकि संविधान के हिसाब से संसदीय शासन या प्रशासन की नियुक्ति होती है और वो संवैधानिक या प्रशासनिक जो शासक हैं, प्रशासक हैं, वो देशवासियों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बैठे हैं। परंतु आज उन देशवासियों के, देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संसद में चर्चा नहीं होती। उस संसद की चर्चा से भागा जा रहा है। रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं उनकी भाषा और बाहर के एक गली मोहल्ले के तड़ी पार या छिछोरे आदमी की भाषा बिल्कुल एक समान सी लगती है। ये देश के लिए शर्मनाक है। देश के लोग उसे देख रहे हैं एक बस ये चीज़ करके कि देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनको दरकिनार करके सिर्फ प्रसाद पर जो बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, भूखे नंगे और तंग और परेशान हैं, उनको उनके ऊपर उनको फ्री में राशन दे के या प्रसाद की व्यवस्था देके या धर्म की राजनीति करके देश के देशवासियों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबी, भुखमरी, रोजगार, बेरोजगारी, इन समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है। आज देश में जो आता है, पूरे देश में बांध टूट रहे हैं, नदियां विकराल रूप से हैं और उसमें इतनी जनहानि हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज देश के पुल यूं ही टूटे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हर जगह उजागर हो रहा है, कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। जेल में के नाम मारा दिया जाता है, कोर्ट में मार दिया जाता है, खुलेआम कहीं पे भी मार दिया जाता है। इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने के बजाय सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदारी बताने जा रहा है। तो सरकार में आप रह क्यों रहे हैं? संवैधानिक पदों को त्याग दीजिए और देश में देश की जो सत्ता है या उन पर संवैधानिक चरित्र के व्यक्ति बैठने चाहिए, राजनीतिक गुलाम नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी अपनी करनी और कसनी में सही अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी? जो पूंजीपति है, पूंजीपति धरती पर वो शैतान है जो देश के साधनों और संसाधनों और मानवीय संसाधनों का दोहन करता, शोषण करता, निचोड़ कर फेंक देता है। और आज जो देश में जो साम्राज्यवादी सोच के पूंजीपतियों की राजनीतिक गुलाम पार्टियां बैठी हैं और उनकी चाल चरित्र और कथनी करनी में फर्क है। और वो आज जो कभी हिंदू की बात करती हैं, हिंदू मतलब कर्म से हीन और धर्म से दीन, वर्ण अवर्ण की बात करती हैं, जन्म जाति छूत अछूत और ऊंच नीच के बात पर विभाजन करने की बात करती हैं, कभी हिंदू को बहुसंख्यक बनाकर ईसाइयों से मतभेद की बात करती हैं, नफरत पैदा करती हैं, कभी सिखों से, कभी मुसलमानों से या किसी और से। परंतु धर्म तो जीवन है, जीवन का सार है, जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं जिन्हें धारण करके जनहित या स्वयं हित या लोक कल्याण किया जा सकता है। परंतु हुआ क्या है, आज जो पूंजीवादी लोग हैं एक धार्मिक ऐसी व्यवस्था को कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार जो छीने गए, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों ने कभी सिख बने, कभी ईसाई बने या कभी जिसका मुकम्मल ईमान वही इंसान की सीख पर चलकर गुरुओं की श्रवण संस्कृति को अपनाकर इस्लाम को धारण किया या और धारण किया, तो उन्हें सिर्फ आपस में नफरत की राजनीति का हिस्सा बनाकर आत्म सुधार ना करके आपस में हिंसा कराना, प्रतिहिंसा कराना, नफरत पैदा करके सिर्फ वोटों की राजनीति करना, जबकि होना चाहिए मानवीय सुधार की, मानवीय विकास की, देश हित की, देश के विकास की, देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास की, देश की स्थिति परिस्थिति उनमें सुधार की, देश का आधारभूत ढांचा है उसके सुधार की। परंतु इस पर कोई चीज़ नहीं है। ये जो साम्राज्यवादियों के आर्थिक
जो गुलाम हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो गोदी मीडिया या पेट मीडिया या डॉगी मीडिया है, वो भी उनमें बराबर का हिस्सेदार है। जिन्हें बोलना नहीं आता उनकी बातों को बड़े अच्छी तरह से पेश करते हैं, और जो संवैधानिक तंत्र के, लोकतंत्र की, मानवीय तंत्र की, मानवीय स्थिति परिस्थिति को सुधारने की बात करते हैं, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो साम्राज्यवादियों के, पूंजीपतियों के, गुलामों के साथ साथ इस डॉगी मीडिया, पेट मीडिया और जो गुलाम मीडिया है, जो पेड मीडिया है, विज्ञापन जीवी है, इनका भी इतिहास लिखा जाएगा कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने में और मानवता को तार तार करने में इस मीडिया का, गुलाम मीडिया का हिस्सा रहा है। देश शर्मसार होगा तो इन्हें भी जीवन भर आत्मग्लानि होगी कि देश के साथ इन्होंने देशद्रोह किया या देश के साथ सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था में सहयोग किया। जब पूरा मणिपुर जल रहा था, आपने मीडिया की बात की, जब पूरा मणिपुर जल रहा था उस वक्त सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई लड़की है, उसका गुणगान मीडिया कर रहा था। मीडिया को कितना बड़ा दोषी मानते हैं? तमाम घटनाएं जो हैं वो देश में होती हैं, उनको दरकिनार कर और सीमा हैदर का मामला पूरा उठाते हैं। प्यार या चाहत व्यक्तिगत है, उसे दो देशों के बीच का हिस्सा बनाना, उसे धर्म से जोड़कर उस पर नफरत की राजनीति करना अपने आप में ही एक शोचनीय है। ऐसा मीडिया या ऐसे लोग जो अंजू के नाम पे या अन्नू के नाम पर या हैदर के नाम पर या किसी और के नाम पर, जो कानून व्यवस्था से या विधि व्यवस्था से या संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला था, उससे जोड़कर बात करते हैं, जो रोहिंग्या की बात करते हैं या मुसलमान की बात करते हैं या हिंदू की बात करते हैं, वो खुद एक असंवैधानिक चरित्र को लोग हैं, अमानवीय चरित्र के लोग हैं, जिन्हें व्यक्तिगत संबंधों की पवित्रता की बात नहीं पता। तो ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और हमने गलती करके, देशवानियों गलती करके नफरत की राजनीति को सिर चढ़ाकर हमने उन्हें वहाँ बैठा दिया, तो उनसे शिक्षा, चिकित्सा, संवैधानिक व्यवस्था या रोजगार की या मानवीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की कहाँ उम्मीद की जा सकती है? इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।